नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकरा कर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जिन पर अगले आधे घंटे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सीएम मोहन यादव के हरियाणा दौरे का जिक्र हम करेंगे। क्या कुछ खास रहा इस दौरे में और किस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उसका जिक्र होगा। फिर हम बात करेंगे नीट पीजी 2024 पर एक बड़े फैसले की काउंसलिंग जो है वो कैंसिल हो गई है, इस खबर के बारे में बताएंगे। निर्मला सप्रे पर क्या कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। बीना की विधायक है निर्मला सप्रे, होगा इस खबर के अंतर्गत बात की विधायक जी जवाब दीजिए, किसने मांगा है जवाब, बताएंगे आपको। फिर छत्तीसगढ़ की एक बड़ी खबर, हालांकि दिल्ली से जुड़ी हुई है। वहां पर अव्यवस्था का शिकार हुए हैं खिलाड़ी। क्या है ये पूरी घटना, पूरी खबर, पूरी जानकारी बताएंगे आपको। फिर चलेंगे ग्वालियर, जहां पर कुछ बच्चे बाल बाल बच गए। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल से जुड़ी हुई एक खबर है, क्या हुआ वहां पर, होगा इस खबर में। और फिर एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए, डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई राहत की खबर यह है कि कुछ डिजिटल ठग पकड़े गए हैं। कहां पकड़े गए, कैसे पूरी कार्रवाई हुई, बताएंगे इस खबर के अंतर्गत आपको। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सीएम मोहन के हरियाणा दौरे की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता महोत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि घर घर में गोपाल होना चाहिए। सीएम मोहन यादव के लिए हरियाणा का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले चुनाव के समय सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार में जुटे और उसके बाद उनकी भूमिका हरियाणा में बीजेपी की जीत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मानी गई, पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में मानी गई, उसके नाते भी हरियाणा में सीएम को पहले ही वो पद, वो स्थान मिल चुका है संगठनात्मक रूप से। और अब आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। श्री प्रधानमंत्री का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनने हमको मौका दिया। हमने पवित्र गीता को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना करके ये हमने कोशिश की है कि भगवान कृष्ण की उस शिक्षा की अनुपम देन को हमारी भावी पीढ़ी के सामने लाना चाहिए। उसी प्रकार से हमने कोशिश की कि सभी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, राजधानी, हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे और उसके लिए धनराशि का आवंटन भी कर दिया। ये सभी गीता भवन बन करके सरकार की तरफ से तैयार हो जाए। हमने कहा क्या धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या? हमको समझ में नहीं आया, अधर्म की बात क्यों करवा रहे हो? हमको धर्म की बात करने में क्या संकोच है? ने मथुरा से कदम बढ़ाए, उज्जैन आए, बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी बात हुई कि भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, ऐसे प्रत्येक स्थान को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर सभी स्थानों को हम इसमें तीर्थ के रूप में जोड़ेंगे। जैसे उनके स्थान भी कितने अद्भुत है। आचार्य सांदीपनि के आश्रम से जहां वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, 64 कला, 14 विद्या, आज भी पाठ्यक्रम में वो सब आ जाए तो हमारा पाठ्यक्रम कहां से कहां चला जाए। लेकिन हमने प्रयास किया सरकार के माध्यम से सांदीपनि आश्रम में चित्रों के माध्यम से आने वाले लोगों को भगवान की उन लीलाओं से परिचित कराने का प्रयास किया। कृष्णायन करके एक संग्रहालय हमने भी बनवाया महाराज जी, जिसमें भगवान कृष्ण की उन सारी बातों को समाहित करने का प्रयास किया है। दूसरा हमने कहा कि जन्माष्टमी का जब पर्व आया तो जन्माष्टमी हमने कहा छुट्टी क्यों होना चाहिए, छुट्टी तो होना ही चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज के ताले खुलवा करके भगवान कृष्ण की लीलाएं एक विद्वान व्यक्तित्व का लाभ बुला करके हमने उस पर भी सबको जागृति का प्रयास प्रारंभ किया। इस बार जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई है पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हमने कहा भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, जैसे मैंने शिक्षा का बताया, ऐसे कई पक्ष सबके बीच में आना चाहिए। इसके अलावा हमने एक निर्णय और किया, जो गोवर्धन पूजा का महाराज जी ने कर दिया है। अब तो ये गोवर्धन हमारे बीच में
भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से इस प्रकृति प्रेम का एक अपना विलक्षण मार्ग बताया, तो भगवान ने कृष्ण ने सबके बीच स्थापित किया। तो हमने कहा कि ऐसी प्रकृति की लीलाओं में गौमाता का भी स्थान है और वन संपदा का भी स्थान है, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे साथ साथ हमारे विरोधी दल के लोग भी शामिल हुए और गोवर्धन पूजा का आनंद लिया है। हमने कहा गोवर्धन पूजा तो सच्चे अर्थों में दीपावली यही मनना चाहिए। हमने अपने प्रदेश की सभी गौशाला और ये जितने कांजी हाउस, पिंजरा पोल, ये शब्द का विलोपन कर दिया। ये उस समय की बात थी जब घर घर पशु पालते थे, कहीं आवारा निकल जाते थे, लेकिन आज के स्थिति में कहीं हमारी गौ माताएं अपाहिज है, बूढ़ी है, लावारिस है, या यातायात और बाकी महानगरों में लोग छोड़ देते हैं। तो हमने कहा कि हमारी जितनी नगर निगम है, बड़ी बड़ी नगर पालिका है, सरकार अपने स्तर पे गौशाला चलाएगी और समाज भी चलाएगा। तो गौशाला का अनुदान भी डबल कर दिया। पहले 20 रुपया प्रति गौमाता देते थे, अब 40 रुपया प्रति गौमाता हमारी तरफ से प्रारंभ किया है पूरे प्रदेश के अंदर। इतना ही नहीं, हमने कहा कि ये जो कृषि की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन शुरू से किसानों की आय होती थी, इसलिए दूध उत्पादन के लिए भी जो 10 से ज्यादा गाय माता पालेगा उसको भी अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अर्थात घर घर हमने गोकुल बनाने की बात कही है कि गाय का कुल जहां है वो गोकुल, और कौन सा गोकुल। तो ये घर घर गोकुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए घर घर गोकुल बनाते हुए और जो गाय पाले वो सब गोपाल, दूसरे और कौन गोपाल। तो हमारे बीच में धर्म की मर्यादा के आधार पर हमने कोशिश की है कि इस प्रकार से गोवंश के साथ साथ दूध उत्पादन की क्षमता भी मध्य प्रदेश सरकार की बढ़े। अभी दूध का उत्पादन में पूरे देश में 9% का हमारा योगदान है। हम इसको 20% तक ले जाने के लिए संकल्पित हैं। अगला 2028 में जब कुंभ राशि में प्रवेश करते बृहस्पति तो कुंभ हो जाता है, और जब सिंह राशि में प्रवेश करते तो सिंहस्थ हो जाता है। तो हमने कहा अगला सिंहस्थ जब 2028 में उज्जैन में होगा, हमने उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी सभी ओर से। और हमने कहा कि अभी तक अस्थायी कैंप लगते थे, तो यह अस्थायी कैंप को हटा करके स्थायी रूप से आश्रम, अखाड़े, महामंडलेश्वरों को जगह देने का काम हम उज्जैन में कर रहे हैं। पूरा एक विस्तारित योजना बनाई गई है। आप सबके माध्यम से मैं निमंत्रण देना चाहूंगा। उज्जैन में अब आने वाले समय में हम वो प्रबंधन कर रहे हैं ताकि हमारी ये हरिद्वार के तर्ज पर उज्जैन का भी वो तीर्थ बने, जहां स्थायी रूप से एक 12 साल में बात क्यों अवसर आना चाहिए, पूरे साल कभी भी आओ, कभी भी जाओ, पूरे साल कुंभ मनाओ, पूरे साल सिंहस्थ का आनंद लो। एक और बात जो हमारी छिपराजी को लेकर है कि छिपराजी में 2080 के बाद 1980 के बाद से जल का प्रवाह, हमारे यहाँ छिपराजी कोई ग्लेशियर नहीं है, हिमालय नहीं है कि उनके पानी का प्रवाह आ जाए, जल का प्रवाह आ जाए। तो इसलिए पहले गंभीर से जल देकर के स्नान कराया था, अभी नर्मदा जी से कराया है, लेकिन इस बार प्रबंधन कर रहे कि वर्षा जल को ही संग्रहित करके उसको हम इकट्ठा रखेंगे और पूरे साल छिपरा जी के जल से मस्त कराएंगे, पूरे साल त्योहार मनाएंगे। क्योंकि स्नान करने के लिए पवित्र छिपरा जी के लिए सारे समाज और सारे लोगों की मन की अभिलाषा होती है। कोशिश कर रहे बूंद बूंद जल का संरक्षण भी हो और सदुपयोग भी हो और हमारी पवित्र भावनाओं का किसी प्रकार से आहत न हो। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के प्रति अपनी मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगले साल मुझे मालूम पड़ा कि इस सम्मेलन के साथ आप कोई स्टेट को पार्टनर भी बनाते हैं, तो मैं अभी से निवेदन करता हूं कि मेरा नंबर जरूर लगाना। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक पार्टनर स्टेट के नाते से आपका हिस्सा बनेंगे, ताकि ये इसी प्रकार के आयोजन में हमको भी आनंद आए। एक जानकारी और देना चाहूंगा, 11 तारीख को जो गीता जयंती है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उज्जैन और भोपाल में एक साथ 5000 से ज्यादा हमारे सभी भगवत भक्तों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से गीता का पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो आपके उस आयोजन में हमको भी जोड़ लेना, लिंक जोड़ करके जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो हम सब मिल करके हम भगवत गीता का पाठ करते दिखाई देंगे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, आपको प्रणाम करता हूं और अनुमति चाहता हूं, चूंकि मुझे शाम को संसदीय दल की बैठक में शामिल होना है। एक बार आपका आशीर्वाद बना रहेगा। सभी संत वृंद का, सभी सज्जनों का, सभी मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत प्रणाम। वहीं दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने राइजिंग राजस्थान को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में सभी राज्यों ने औद्योगिक निवेश की दृष्टि से कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देना चाहता हूं
3 दिन के राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसके लिए उन्होंने बधाई दी और साथ ही मीडिया से बात भी की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा को, जिन्होंने 9, 10, 11 3 दिन की राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद रहने वाले हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश तो एक तरह से सगे भाई की तरह है, दोनों एक ही जैसे कल्चर में अपनी सारी आबादी को समेटे हुए हमारे अपने उनके दोनों राज्यों के निवासियों के बहुत गहरे संबंध है। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ पहुँचना और उद्योगपतियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन देना मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना है। जनवरी में शहडोल संभाग की कॉन्क्लेव करने के बाद फरवरी में इंटरनेशनल लेवल की कॉन्क्लेव हमारे भोपाल में भी होने वाली है। हम सब मिलकर के भारत की प्रगति में यथायोग्य सहभाग कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हमारे मार्गदर्शन करने के लिए आभार भी और राजस्थान सरकार को बधाई। एक अहम फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2024 की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने आदेश देते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी NBEMS को निर्देश दिया कि वो नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करे। इसके पूर्व मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। पूरा मामला स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने से जुड़ी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई सर्विस कैंडिडेट्स को रैंकिंग में पीछे कर दिया गया था। रीवा के रहने वाले डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता आदित्य सांगी ने यह बताया, ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल अफसरों के पद पर 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद अतिरिक्त अंक का लाभ दिया जाता है। नीट पीजी काउंसलिंग 2024 के लिए जो मेरिट सूची तैयार की गई उसमें नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया गया, लेकिन राज्य सरकार ने दूसरी बार इस प्रक्रिया को लागू करते हुए नई सूची तैयार की, जिससे याचिकाकर्ता की रैंकिंग प्रभावित हुई और वो राज्य की मेरिट सूची में नीचे स्थान पर आ गए। हाईकोर्ट को बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टेट पीजी मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, जिससे सैकड़ों छात्र प्रभावित हैं। इसी मामले में विस्तार से आदेश सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर दिया और नियमानुसार इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देते हुए मेरिट सूची तैयार करवाने के आदेश दिए हैं। तो MDMS में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट बनाने में 2 बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। नीट की मेरिट लिस्ट में अव्वल आने के बावजूद कई इन सर्विस कैंडिडेट प्रदेश की मेरिट सूची में नीचे आ गए थे। चयन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। बीना की विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी की अभी वो हुई नहीं है और कांग्रेस उन्हें अपनाने को तैयार नहीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगाई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक निर्मला सप्रे और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को नोटिस जारी किया है उमंग सिंघार की याचिका पर सुनवाई करते हुए। दरअसल 9 दिसंबर 2024 को इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। सिंघार का कहना था कि सप्रे का दल बदल संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है। उमंग सिंघार ने बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला सप्रे के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने से जुड़ा है। सिंघार ने सप्रे की विधायकी रद्द करने की भी मांग की थी। उमंग सिंघार का कहना था कि सप्रे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली थी। इससे पहले सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भी इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सप्रे और तोमर दोनों को नोटिस जारी किया है। नियम क्या कहता है वो समझिए। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सिंघार की याचिका में कहा गया कि सप्रे का दल बदल संविधान की 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। इस अनुसूची में दल बदल कानून का जिक्र है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी विधायकी रद्द हो जाती है। ऐसे में उसे दोबारा चुनाव लड़ना पड़ता है। सिंघार ने मांग की है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सप्रे की विधायकी रद्द की जाए। चलिए अगली आपको खबर बताते हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी दिल्ली में अव्यवस्था का शिकार हुए हैं। दरअसल कुछ खिलाड़ियों का चयन वेट लिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्पर्धा में हुआ है। छत्तीसगढ़ के ये खिलाड़ी हैं, दिल्ली गए हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, लेकिन वहां से एक वीडियो सामने आया है
जिसमें वेट लिफ्टिंग के लिए गए, वेट लिफ्टिंग खेलने गए इन खिलाड़ियों के रहने ठहरने के सही इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। मेरे पीछे जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में वही कुछ तस्वीरें हैं कि छात्र किस तरह ठंड में, दिल्ली की ठंड से शायद आप वाकिफ हों, जो नहीं उन्हें बता दें कि इस वक्त दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रात खुले में बिताना मुश्किल है और ये खिलाड़ी जो हैं वो खुले में ही रह रहे हैं, टेंट के नीचे सो रहे हैं। आसपास जो टेंट के ही पर्दे होते हैं वो लगे हैं, एक अस्थायी व्यवस्था शायद है जो वो दिखाई दे रही है इन विजुअल्स में। छत्तीसगढ़ के इन खिलाड़ियों का आरोप है कि सिर्फ इनके साथ ही नहीं, बाकी स्टेट्स से जो आए हैं खिलाड़ी वो भी बदहाली का शिकार हो रहे हैं। उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, हिमाचल भी शामिल है और भी कई राज्य शामिल हैं। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इसी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी राज्य सरकार की ओर से नहीं गए हैं, दिल्ली के फेडरेशन के माध्यम से खिलाड़ी गए हैं। राज्य सरकार के खेल विभाग ने कोई प्रतियोगिता या कोई खेल आयोजित नहीं किया है। जो खिलाड़ी दिल्ली गए हैं वो निजी फेडरेशन के साथ गए हैं। बहरहाल सियासी बात जो है वो तो ये है ही, लेकिन तस्वीरें यही बता रही हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। संगवारी हो, आज नेशनल हमन है दिल्ली जो खेले बर आया हवन, आज हमारी स्थिति बहुत गंभीरता की बात हवे कि हमन आज नीचे में सोए हवन, वो भी नाली के तीर में। नाली के तीर में आज हमारा सोएला पड़त हेवे और टेंट में भी सोए हवन है। आगे बात में हर्ष भाई करा कुछ पूछने का था, वो हर्ष थोड़ा का कुछ बता भाई, समाचार देख बता सकते हो भाई। आप, हमारे स्टेट बस की बात नहीं, बस सब स्टेट है एक पहले हमारे एक जगह लेके कि खंडर एकदम बदतर से बदतर जगह, इतना गंदा जरीस वहाँ कि वहाँ कोई कुत्ता भी जाना नहीं पसंद करे। तो ऐसे जगह हमारा लेके से वो पूछेगी से रखेगी से भाई। वो साहब जी आप कुछ बोलना चाहता वो? ये है दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल वेट लिफ्टिंग की स्थिति। हमारे साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सभी टीमों की स्थिति ऐसी है। सभी टेंट के नीचे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ बनी हुई है जो बहुत ही बद से बदतर व्यवस्था है। मैं जानकारी लिया हूँ, वहाँ पे जो खेल है वो हमारे खेल युवा कल्याण विभाग की ओर से नहीं है और जो बच्चे गए हैं वो भी हमारे जानकारी में नहीं है, वो फेडरेशन वालों का है। फेडरेशन वाले ले गए हैं, उनकी जानकारी हमको न तो दिए हैं और न ही हमारे द्वारा प्रायोजित है। ये उनकी व्यवस्था है और दिल्ली का कोई फेडरेशन है वो करा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार कुछ खबरें बता रहे हैं जिनमें डिजिटल अरेस्ट की बात होती है कि डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश भर से ऐसी तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं। एक इसी से जुड़ी हुई राहत भरी खबर, 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात के सूरत और एमपी के सतना से ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इन पर आरोप था कि इन्होंने एक उद्योगपति की बहू के साथ 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। ऑनलाइन ठगी से संबंधित बैंक खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। अब जब पुलिस ने इनके बारे में जानना समझना शुरू किया तो पता चला कि ये खुद को सीबीआई और आरबीआई का अधिकारी बताते थे, फोन कॉल करते थे और फोन पर सामने वाले व्यक्ति को धमकाते थे, ये कहकर कि उसका अकाउंट किसी फ्रॉड एक्टिविटी के साथ कनेक्ट पाया गया है और अगर उस पर कार्रवाई होती है तो उसे कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसा कहकर फिर उसे कुछ पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता था। उसे ये भरोसा दिलाया जाता था, ये आश्वासन दिलाया जाता था कि अगर आप पैसा भेजेंगे तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कई बार सीधे तौर पर, कई बार रिश्वत के तौर पर। डरा हुआ व्यक्ति भला क्या करे, वो पैसा भेज देता था। कुछ ऐसा ही हुआ यहां पर भी। 1 करोड़ 60 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट कर धीरे धीरे ट्रांजैक्ट करवाएगा और उसके बाद जब मामला खुला तो पता चला कि ये तो ठग थे। बहरहाल 9 नवंबर को महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगी की गई थी। क्राइम ब्रांच आरोपियों के साथ और पूछताछ कर रही है ताकि सामने आ सके कि और कौन कौन इन ठगों का शिकार हुआ है।
एक महिला के साथ एक डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई थी, जिसमें 9 से 12 तक उसको डिजिटल अरेस्ट रखा गया, पर वो 25 तक और उससे बातचीत होती रही। फिर उसके बाद जब उसको पता चला कि ये फ्रॉड है तब उसने जाकर कंप्लेंट की। क्राइम ब्रांच में उसकी तरह कंप्लेंट की गई और इसने टोटल कुल मिलाकर 1,60,00,000 का फ्रॉड उसने बताया कि 1,60,00,000 रुपये उससे ले लिए गए। तो इस आधार पर क्राइम ब्रांच में FIR की जाकर इसमें जो टेक्निकल एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पाया गया कि भारत के जो कुल मिलाकर 9 अकाउंट्स में और 7 डिस्ट्रिक्ट में ये पूरा पैसा गया है, जिसमें कि सभी टीमें रवाना की गई, जिसमें सूरत से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जो दूसरे जो सूरत के लोग हैं, 2 आरोपी हैं, इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए का पैसा 5 लाख रुपये अकाउंट में गया था। इन लोगों ने अकाउंट खुलवाया था। जो मैहर के लोग हैं उन्होंने अकाउंट खुलवाया था और उसको आगे एक व्यक्ति को दे दिया था। वो व्यक्ति भी उनके द्वारा बता दिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसकी भी तलाश की जा रही है। ग्वालियर के जय आरोग्य चिकित्सालय समूह के कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल के PICU में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। आग के कारण तेज धुआं उठने लगा। इससे अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अग्निशमन यंत्र से आग को बुझा दिया। हालांकि जो मूल खबर है वो इसके बाद शुरू होती है। आपके जानने वाली बात, जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान 8 बेड के PICU में 16 मासूम बच्चे भर्ती थे। आग एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर लगी थी, जिसके ऊपर से ऑक्सीजन की लाइन गुजरी हुई थी। अगर इस आग की चिंगारी ऑक्सीजन लाइन तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो जाता और ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से आग पर काबू पाना भी मुश्किल। कोई बिजली के बोर्ड में एक शॉर्ट सर्किट की सूचना मुझे मिली, तो मैंने सुपरिंटेंडेंट को तत्काल बोला है और मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी है। इसकी ज़रा विस्तृत एक रिपोर्ट बना के तत्काल भेज दें, क्योंकि वहाँ पर जो वायरिंग वगैरह है, पुराना भवन है और पुरानी वायरिंग है, तो इस तरह की सामान्य तौर पे कोई घटना हो गई, लेकिन ऐसी कोई बहुत उससे किसी तरह का कोई नुकसान वहाँ नहीं हुआ है। परंतु फिर भी जो भी होता है उस पर उसको संज्ञान में लेना बहुत ज़रूरी है और इलेक्ट्रिक सेफ्टी और फायर सेफ्टी के ऑडिट वो लगातार चलते रहते हैं। हो जाता। हॉस्पिटल के PICU 1 में जिस बोर्ड में आग लगी उसके पास वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरण भी थे। ये खबर आपको बताना इसीलिए जरूरी था कि आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। ईश्वर की कृपा रही और सभी बच्चे सुरक्षित हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतनी ही खबरें। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।